मैं आ गया हूं और आज हमारा जो है माइक्रोब्स का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। और आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट, इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद में अपन एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत रीड करेंगे, देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ेंगे उसकी, ठीक है, कुछ अंडरलाइन कर लेंगे। और देखो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जैसे कि माइक्रोब्स में जैसे हम देख सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट उससे क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल से भी आता है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा बायोगैस। इससे जो है कई बार नीट में क्वेश्चन आए हैं, कई बार बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हैं, जिसको हम कवर करेंगे। बायोगैस क्या होती है ये समझ लो। देखो ध्यान सुनो, बायोगैस जो है एक मिक्सचर ऑफ गैस है। क्या बेटा? गैस की एक मिक्सचर है जो कि माइक्रोब बनाते हैं। कौन बनाते हैं? माइक्रोब्स। कौन बनाते हैं? माइक्रोब्स। मेरे साथ बोलो, बोलो बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कौन बनाते हैं? माइक्रोब्स बनाते हैं। और इस जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें CH4 मीथेन है, इसमें हाइड्रोजन है, ETC बहुत सारी गैसेस होती हैं। लेकिन याद रखना इसमें जो अकेले जो सबसे ज्यादा है 60 से 70% 80% तक है, वो है मीथेन। कौन है? तो हम कह सकते हैं, कहते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस बट मेजर कंटेंट इज मीथेन गैस। ये की लाइन है, सबसे ज्यादा नीट में एमसीक्यू में पूछी गई है कि जो बायोगैस है वो क्या है। मेरे साथ बोलो, बोलो बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें प्रीडोमिनेटली मीथेन होती है। सबसे ज्यादा कौन होती है? अकेले 60 से 80% तक कौन होती है? रिमेन में बाकी गैसेस होती हैं। याद रहेगा, बोलो भाई। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी। नीट में याद रखना एनारोबिक की एरोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो डाइजेशन ऑफ बायोमास होता है वो होता है हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया से। ठीक है ना? तो बेसिकली जो बायोमास है, जो भी हमारे पास जो भी बायोमास है, उसको हम क्या करेंगे? बोलो, डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, क्लियर हो गया? बायोगैस क्या है? यूज्ड एज फ्यूल। ये किसका काम करती है? फ्यूल का काम करती है। किसका काम करती है? जो घरों में सप्लाई आती है ना, पाइपलाइन से घरों में सप्लाई आती है, उसमें बहुत सारी सिटीज टाउन्स में बायोगैस यूज होती है, जिससे लोग कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। कैसे बनती है सब बताऊंगा, कैसे बनती है सब बताऊंगा। तो कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जब भी ग्रो करा जाते हैं एरोबिकली की एनारोबिकली, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मटेरियल कहां से आएगा? काउ डंग। काउ डंग कहा आएगा? काउ डंग, गोबर है ना। काउ डंग का मतलब गोबर। तो जो गोबर होता है, हाँ गोबर का मतलब गोबर ही है, ठीक है ना। गोबर को इंग्लिश में भी गोबर ही लिखेंगे, ठीक है ना, परेशान ना होना। तो काउ डंग जो गोबर है वो, उससे हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और उससे प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 भी बनती है, हाइड्रोजन भी बनती है, जो बनाती है क्या बनाती है? बायोगैस। क्या बनाती है? एक बेटा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान देना, 10 का 20 का इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। मेरे साथ बोलो, बोलो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मीथेन बनाते हैं और यही बायोगैस का सबसे मेन कंपोनेंट है। और इन बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजेंस। क्या नाम है? जैसे एग्जांपल मिथाइनोमाइक्रोबियम, मिथाइनोबैक्टीरियम, मिथाइनोकॉकस, रुमेनोकॉकस, जो कि कैटल के गट में पाए जाते हैं, जो कि वहां पे क्या बनाते हैं? मीथेन। क्या बनाते हैं? जैसे मिथाइनोमाइक्रोबियम है, मिथाइनोबैक्टीरियम है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो मिथाइनोजेंस होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ बायोगैस इन विच मीथेन प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बायोगैस बनाते हैं जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? याद रखना 60 से 80% तक। 60 से 80% तक ये पाई जाती है। क्लियर रहेगा? बोलो क्लियर रहेगा? ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा बायोगैस प्लांट। देखो यार, बायोगैस जब हमको नेचुरली मिल रही है वेस्ट मटेरियल से, अगर हमारा वेस्ट मटेरियल हमें बायोगैस बना के देगा और उस बायोगैस से हम कई घरों में सप्लाई करेंगे, उससे अलग अलग टाइप की एनर्जी बना सकते हैं, वो एक तरह का फ्यूल है। तो इससे हमारा क्या होगा? बोलो बेनिफिट होगा, पैसा बचेगा, इकोनॉमिकली में स्ट्रांग होंगे। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कदम उठाया और बनाया बायोगैस प्लांट। क्या बनाया? देखो यार ये बताओ, बायोगैस प्लांट शहर में ज्यादा लगा होगा कि रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में? ऐसा क्यों? क्योंकि गांव देहात में काउ डंग आसानी से मिल जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेसिकली बायोगैस प्लांट हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस प्लांट हैं ये शहरों में ज्यादा पाए जाते हैं, अर्बन एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं कि रूरल एरिया में, शहर में ज्यादा पाए जाते हैं कि गांव वाले एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में? तो आंसर आता है ग्रामीण क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जो गोबर वगैरह है ये कहाँ पाया जाएगा? गांव वगैरह में, है ना। तो गांव वगैरह में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इनका यूज करके हम बहुत सारा फ्यूल बनाते हैं जो कि हमारे ही यूज में आता है, जिससे हमारा पैसा बचता है और जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग काफी सारी चीजें निकाल लेते हैं। बात करते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें आते हैं? बोर्ड में। इससे लॉन्ग आंसर आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोगैस प्लांट, है ना। और ये भी बताओ कि बायोगैस क्या होती है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। क्लियर कर देते हैं। पहले बताओ बायोगैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस व्हिच इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास बाय एनारोबिक बैक्टीरिया लाइक मिथाइनोकॉकस, मिथाइनोमाइक्रोबियम।
बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन विच मीथेन प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट, याद रहेगा। और हाइड्रोजन भी होता है, CO2 भी होता है, H2S एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चलो मेरे साथ बोलो, द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर, है ना। तो जो गोबर भाई साहब हैं, तो ये जो गोबर को इकट्ठा किया जाता है, रिच इन मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कैटल होती है उसके उसके गट में एक बैक्टीरिया होता है। हाँ, ये जो कैटल होती है, गाय वगैरह होती हैं, इनके गट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है र्यूमेनोकॉकस। क्या नाम है? र्यूमेनोकॉकस। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? मीथेन बनाता है। क्या बनाता है? जो बैक्टीरिया मीथेन बनाएगा, इन बैक्टीरिया को बेटा हम कहेंगे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मेरे साथ बोलो, बोलो दोज बैक्टीरिया which form methane, which produce methane are called methanogenic bacteria। इनका एक और नाम मिथेनोजेंस। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? तो वो बेटा जो काउ डंग है, जो कैटल का डंग है, ये बायोमास बनाता है जिसको हम कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं? मेरे साथ बोलो, जब कभी बायोगैस गाय के गोबर से बनेगा, किससे बनेगा? तो ऐसी गैस को हम कहेंगे गोबर गैस। कौन सी गैस? कौन सी गैस? वो गोबर की गैस नहीं है, उसमें मीथेन बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन के मिक्सचर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? बताओ भाई, बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। कितनी? 60 से 80%। याद रहेगा? याद रहेगा? बोलो। हम कहते हैं कैटल डंग अवेलेबल लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरिया, इसलिए हैंस बायोगैस प्लांट कहां पाए जाते हैं? रूरल एरिया में पाए जाते हैं। सिंपल है, बता दिया था, ठीक है। अब बायोगैस प्लांट होता क्या है, ध्यान सुनो। इसके पहले मैं तुमको समझा देता हूं कुछ बातें। जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, फिर कंक्रीट का मसाला डाल देते हैं, यानी एक टैंक बनाते हैं, ठीक है। इधर से हम क्या करेंगे, गैस को गोबर को डालेंगे, क्रश करके उसकी स्लरी बना देंगे। स्लरी यानी गोबर को पानी मिला देंगे, फिर उसको घुमा घुमा के एकदम, समझ गया ना, पेस्ट बना लेंगे, और उस पेस्ट को यहाँ पे डालेंगे। उस पेस्ट को जब यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर अंदर क्या होगा? एजिटेटिंग सिस्टम होगा, घुमाने वाला, ठीक है। और वहां पर जो गैस बनेगी वो इसमें भरती जाएगी। कहाँ भरती जाएगी? इसमें देखो लिखा ना, गैस स्टोरेज टैंक, गैस स्टोरेज। यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा रहता है जिसको कंट्रोल करता है। आउटलेट लगा होगा बायोगैस के लिए, ताकि अगर बायोगैस निकले तो यहाँ से क्या हो जाए, पाइप में फ्लो होके पूरे मोहल्ले में जहां हमें सप्लाई करना वहां हम सप्लाई कर सकें। ये बनाना नहीं है, एक बार समझना है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली ओवरफ्लो को रोकने के लिए यहाँ आउटलेट पाइप लगा रहता है, जो फालतू की चीज होगी वहां से निकल जाएगी। आई बात समझ में? बोलो। तो ये पूरा एक क्या हमारा, बोलो, बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, इसका एग्जांपल है। तो बायोगैस प्लांट जो होता है कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट टैंक। याद रखना है, 10 से 15 मीटर गहरा टैंक खोदा जाता है। बड़ा टैंक होगा, उसको खोदेंगे, जिसमें क्या करेगा? बायो वेस्ट भरेंगे, जिसमें स्लरी ऑफ डंग इन इज फेड, यानी जो स्लरी है, जो उसका पेस्ट है, स्लरी मतलब गोबर है, गोबर को पानी में वाली मिला के एकदम घुमा घुमा के एकदम पूरा पेस्ट बना देंगे। अब समझ कैसे, एकदम गंदा होगा, ठीक है ना। उसको यहाँ भर देते हैं ना। तो मैं खिला नहीं रहा, तुम परेशान ना हो, तुम खुद को संभालो, तुम खुद को संभालो। तो मैं नहीं खिला रहा, एकदम कह रहा सर मेरी जान निकल रही है ना। बहुत बढ़िया, वो ऐसा फील करने में जाता है। तो ये जो स्लरी है, ये जो स्लरी है, यह की प्राइसिंग भरने लगती है ऊपर की ओर। जो गैस बनती है प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, किसकी वजह से बनती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से बनती है। मिथेनोबैक्टीरियम इज द डंग सॉरी इन द डंग एक्ट ऑन बायो वेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो जो मिथेनोबैक्टीरियम है डंग में एक्ट करता है, और उसके बाद में जो बायो वेस्ट है उससे क्या प्रोड्यूस करता है? बायोगैस। सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें। खास बात है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नीट के लिए ध्यान सुनना, वो ये ध्यान सुनना प्लीज। ये तुमसे दो चीज पूछी जाएंगी, ये पूछा जाएगा तुमसे, कहाँ गया इसको काटो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज क्या कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा KVIC। क्या पूछा जाएगा बेटा? क्या पूछा जाएगा? सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? KVGIC नहीं, KVIC। और एक पूछा जाता है IARI। क्या पूछा जाता है? IARI। IARI क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके फुल फॉर्म पूछे, शॉर्ट फॉर्म को दे देगा और कहेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नीट में कई बार आए हैं, कर लोगे? बोलो, कर लोगे? हाँ बताओ, कर लोगे? हाँ नहीं? फिर से सुन लो, बायोगैस प्लांट कहाँ पे होते हैं? रूरल एरिया में। उसमें क्या डालते हैं? स्लरी ऑफ काउ डंग, पेस्ट डाल देते हैं। कितना मीटर टैंक होगा? 10 से 15 मीटर। किससे बनेगा? कंक्रीट से। एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा, एक कंट्रोलर होगा, ठीक है, और एक स्टोरेज टैंक होगा। पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। जो बेसिकली जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोमाइक्रोबियम, मिथेनोकॉकस, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक दो नाम याद रखना। वो क्या करते हैं? उसमें एक्ट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं और उससे बायोगैस बना देते हैं। बायोगैस में मेनली कौन है? मीथेन। ये वाला सबसे की पॉइंट है पूरे टॉपिक का। क्लियर रहेगा? बताओ, अर्बन की रूरल कहाँ ज्यादा पाए जाएंगे?
क्या ये क्लियर हो जाएगा? बोलो। अगर इसको बना सको अपने बेसिकली रफली डायग्राम को तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बना दोगे एग्जाम में तो अच्छी बात है, हालांकि टाइम इतना नहीं रहता कि बनाओ, लेकिन अगर बना दो तो अच्छी बात मानी जाती है। बात करते हैं अगला टॉपिक, माइक्रोब्स एज बायोफ्यूल्स। देखो यार, होता क्या है कि हम लोग जो है पेट्रोल डीजल वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कहाँ मिलते हैं हमको? समुद्र की गहराई में, जमीन की गहराई में, है ना। बोलो, हंड्रेड्स ऑफ मीटर जब हम नीचे जमीन खोदते हैं तो वहां पर जो आज से मिलियंस ऑफ ईयर एगो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स दब गए थे, है ना, वो हमको कह देते हैं फ्यूल्स देते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब हमको नेचुरली मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, सुनो बेटा, ये जो रिसोर्सेज हैं फ्यूल्स के, ये बहुत कम है। ये जो रिसोर्सेज है फ्यूल के बहुत कम है, और आने वाले समय पर अगर हमने फ्यूल को बहुत ज्यादा यूज किया तो ये सारे के सारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल आने वाली जनरेशन को पता ही ना होगा कि पेट्रोल डीजल कोई चीज हुआ करती थी। किसी जमाने में हम लोग बाइक में घुमा करते थे पेट्रोल वाली, किसी को कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि ये रिसोर्सेज हम लोग बहुत तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये रिसोर्सेज पेट्रोल डीजल की इसी तरह बर्बाद होते रहे तो आने वाले टाइम पे पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, जिसको देखते हुए हम लोग बनाने लगे हैं माइक्रोब्स एज बायोफ्यूल्स। माइक्रोब्स को बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज करने लगे हैं। कि बायोफ्यूल क्या होता है ये समझो। नेचुरली जब हम माइक्रोब्स की हेल्प से कोई फ्यूल बनाते हैं तो ऐसे फ्यूल को हम क्या कहते हैं? बायोफ्यूल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यस, बैक्टीरिया माइक्रोब की हेल्प से हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, और वो फ्यूल जो होता है वो पेट्रोल डीजल की जगह ले सकता है, और ऐसे फ्यूल को क्या कहते हैं? बायोफ्यूल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्यान सुनना। बायोफ्यूल्स आर द फ्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। सबसे पहला पॉइंट, बायोफ्यूल किस कहां पाया जाता है? बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है। बायोलॉजिकल मतलब जो माइक्रोब्स बनता है, किससे बनता है? माइक्रोब्स। किससे बनता है? माइक्रोब्स बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, ये नेचर से पाया जाता है, ठीक है ना, नेचुरल बनता है। विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे हम इंजन को हीट करके गाड़ी चला सकते हैं, और इसको हम जला करके खाना भी बना सकते हैं। क्या बात कही, क्या बात है, ध्यान सुने। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोफ्यूल कॉल्ड बायोलॉजिकल एनर्जी। बता, बायोलॉजिकल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो बायोफ्यूल से हम लोग डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। बायोफ्यूल्स आर फॉर्म बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली। जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेचुरली यूज करते हैं, उसी से बनाते हैं। इज इट क्लियर? बोलो भाई, ठीक है। उसके बाद में बायो डाई हाइड्रोजन। बायो मतलब इनका यूज करके हम डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। बायो मीथेन, बायो जहां लग गया मतलब बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं। मीथेन बना सकते हैं, अभी हमने देखा भी था काऊ डंग से कैसे मीथेन बनाते थे। बायो इथेनॉल, क्या बात है, फर्मेंटेशन, याद आया? इथेनॉल, यू नो इथेनॉल, फंजाई, सैकरोमाइसिस, सेरोमाइसिस, याद आया? बहुत बढ़िया। बायो ब्यूटेनॉल भी बना सकते हैं, एंड बायो डीजल, डीजल भी बना सकते हैं भाई साहब। इसलिए भाई साहब इनको क्या कहते हैं? बायोफ्यूल्स। ये सभी क्या है? बायो। आपसे कहेगा 3 तो बायोफ्यूल का नाम लिख दो, लिख दोगे बायो डीजल, बायो इथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल। बोलो भाई, बायो मीथेन एक्सेट्रा, बायो डाइहाइड्रोजन वगैरह आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अगला टॉपिक हमारा आता है बेटा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। क्या आता है? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब को हम बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए ताकि आपका जो है कनेक्टिविटी बन सके। पॉज करके बेटा लिख लेना इसको, बायोगैस प्लांट, बायोगैस यहां से पढ़ाया था। बोलो, लिख लो इसको, जल्दी लिखो, पॉज करके लिखो। चलो हो गया भाई, बोलो, सारे नोट कर लिए हैं? बायोगैस हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, ये केवीआईसी और आईएआरआई फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स एज बायोफ्यूल हो गया। बोलो, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये हमको पढ़ना है बेटा। ध्यान सुनो, क्या पढ़ना है? माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। सुनना ध्यान से। तो कह रहा है एग्रीकल्चर की फील्ड में, भाई सुनो, एग्रीकल्चर की फील्ड में जो फार्मर वगैरह हैं, इन्होंने डिजीज कॉजिंग एजेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बचने के लिए अपनी फील्ड में बहुत सारे, सॉरी, इंसेक्ट और पेस्ट से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के केमिकल जैसे यूज करने लगे। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई, जबान टूट गई। बहुत सारे जो किसान वगैरह हैं, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स अपने फील्ड में डाले, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूं। बोलो, बहुत ज्यादा क्या हुआ? पॉल्यूशन हुआ। अब बहुत ज्यादा जब पॉल्यूशन हुआ तो इसको देखते हुए हम लोगों ने दिमाग ये लगाया, क्यों ना हम बायो कंट्रोल एजेंट लें। बायो कंट्रोल एजेंट यानी कुछ ऐसे माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अगर अपने फील्ड में डालें तो वो क्या करेंगे? डिजीज कॉजिंग एजेंट से लड़ेंगे, उनको मारेंगे, जिससे हमें केमिकल कम यूज करने पड़ेंगे और पोल्यूशन भी कम होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होगी। बोलो, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। जैसे इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम, जो आज का हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है,
जो फार्मर्स हैं वो इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल्स, फार्मर जो हैं उन्होंने क्या किया है, यूज ऑफ केमिकल को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है, दे इंक्रीज्ड द यूज ऑफ केमिकल्स। अब ये केमिकल अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारता है, वीडीसाइड जो वीड्स को मारता है, जो ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट, ये कीड़े मकोड़े जो हमारे खेती फसल को खा रहे हैं उनको मारते हैं, कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, और प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं। बोलो, लेकिन हमको क्या पता था कि ये जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बीइंग एनिमल एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट। ये जो भाई साहब हमारे केमिकल्स हैं ये हम ही को नुकसान करेंगे, जानवरों को नुकसान करेंगे, और जानवर को छोड़ो, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, पानी में जा रहे हैं तो वाटर में भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए इट इज बेटर टू यूज बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसको रोकने के लिए हमने क्या यूज किया, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट यानी ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, इन पेस्ट को ऑटोमेटिक किल कर देंगे। ठीक है, और वो नीट में सीधा नाम पूछता है, ये सब थ्योरी कुछ नहीं पूछेगा नीट में, सब फालतू है, बोर्ड के लिए है। लेकिन किसके लिए है, बोर्ड के लिए है। टू सेव अवर क्रॉप प्लांट एंड बेस्ट, बायो कंट्रोल रिफर टू एज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड कंट्रोलिंग डिजीज एंड पेस्ट। ये जो भैया हमारे जितने भी माइक्रोब्स हैं ये पेस्ट को मारते हैं, डिजीज को मारते हैं, डिजीज मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट को मारते हैं, डिजीज से बचाते हैं प्लांट को, जिससे आपकी फसल अच्छी होगी और आपको कम से कम केमिकल यूज करने होंगे। आई बात समझ में? बोलो फिर से सुन लो। मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम जो है उसमें इंक्रीज हुआ केमिकल का यूज। क्या इंक्रीज हुआ? जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें केमिकल का यूज इंक्रीज हुआ। और ये जो केमिकल हम किस लिए यूज कर रहे हैं, इंसेक्ट और वीड्स को मारने के लिए, जो कि डिजीज कॉजिंग पेस्ट वगैरह है ऑर्गेनिज्म, इनको मारने के लिए। इससे हुआ क्या, हार्मफुल और टॉक्सिक है हम लोगों के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे प्लांट की डिजीज को और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करेंगे, उसको रोकेंगे। आई बात समझ में? ये हमने आपको बात बताई। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल डिजीज के बारे में बात करते हैं। यानी जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। जो पेस्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेस्ट किसे कहते हैं, वो कीड़े जो हमारी फसल को खा रहे हैं। एक है इंसेक्ट, कीड़े, और वो इंसेक्ट जो हमारी फसल को खा रहे हैं उनको बोल देते हैं पेस्ट, हमारे दुश्मन नहीं है। तो जो पेस्ट को रोकने के लिए और प्लांट की डिजीज को रोकने के लिए अब हम पढ़ रहे हैं बायो कंट्रोल एजेंट, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें हमारी हेल्प करेंगे। जैसे इट इज अ मेथड कंट्रोलिंग पेस्ट है, पेस्ट इन एग्रीकल्चर दैट रियलाइज प्रिडेशन नॉट ऑन केमिकल्स। अब सुनना ध्यान से, हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रिडेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिडेशन समझते हो, शिकार, शिकार किसका शिकार करते हैं, पेस्ट का। किसका? तो ये जो मेथड है रियलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन, ये प्रिडेशन पे बेस्ड है। प्रिडेशन यानी शिकार, ये पेस्ट को खा लेंगे, पेस्ट के अंदर जाएंगे, उसको बीमार कर देंगे, उसका शिकार कर लेंगे, उसको मार डालेंगे, इससे हमारी फसल बच जाएगी। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दूसरे बैक्टीरिया हैं उनको ये अच्छे वाले मार देंगे, इससे हमारी फसल बच जाएगी। और ये नेचुरल फिनोमेना है, इट इज नॉट रिलाइंग ऑन यूज ऑफ केमिकल्स। तो ये केमिकल पे बेस्ड नहीं है, इसलिए हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर हम कह देंगे पॉल्यूशन बहुत कम होगा। इट वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर इंसेक्ट और पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं किसी पेस्ट को मारने के लिए, तो ये उन पेस्ट को इरेडिकेट यानी हमेशा के लिए नष्ट नहीं करता। अगर आपने केमिकल डाला तो सारे के सारे इंसेक्ट नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इरेडिकेट हो जाएंगे। अगर वो किसी भी इकोसिस्टम से कोई ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म जो उसको खा रहे थे अभी तक वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर मैं धरती से प्लांट खत्म कर दूं हम सब खत्म हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम से अगर आपने किसी एक जानवर को खत्म किया, इससे कई जानवर मर जाते हैं, क्योंकि उनके जो लाइफ है वो उस पर डिपेंड कर रही है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं, पूरा फूड वेब बना हुआ है। इसलिए इनको हम इरेडिकेट खत्म नहीं कर सकते, इनको हमें मैनेज करना पड़ेगा एक इनकी पॉपुलेशन पे। जैसे कहते हैं चिटक बग्गों की पॉपुलेशन टिड्डों की ज्यादा बढ़ जाए तो पूरी की पूरी फसल खा डालेंगे, है कि नहीं? तो उनकी पॉपुलेशन लिमिटेड होनी चाहिए। तो भाई ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, इंसेक्ट और पेस्ट को नॉट इरेडिकेट, उनको निस्तनाबूद खत्म नहीं करता है, बट केप्ट एट मैनेजेबल लेवल। उनकी जो बेसिकली जनरेशन है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको एक मेंटेन करता है एक लेवल पे, जिससे हमारी फसल पे ज्यादा नुकसान ना हो बस। तो इससे हमारा इकोसिस्टम क्या रहेगा, बोलो,
जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक लिविंग इकोसिस्टम के लिए बहुत हेल्दी है। आई बात समझ में? ये भी फालतू है ना, ये नीट में पूछ रहा है ना तुम किसी को बता रहे हो, तो पढ़ाया क्या है मास्टर? अब नहीं बताएंगे कि भैया कंट्रोल पेस्ट डिजीज का क्या है, तो फिर कहोगे कुछ बताया नहीं, हमको समझाया नहीं। तो ये ज्ञान के लिए था, पूछा आपसे एग्जाम में ये जाएगा। ये 4 पॉइंट, ये 4 नीट पूछे जाते हैं, यही 4 बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये आपको रटने होते हैं, ये आपको नाम रटने होते हैं। जैसे लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, ये क्या है? यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। अगर मच्छर बहुत ज्यादा है, एफिड्स बहुत ज्यादा है, ये कौन से ये कौन से कीड़े हैं? ये आपके जो क्रॉप्स को खाते हैं। फसल में लग गए पूरी फसल खा डाली, कहते नहीं फसल में घुन लग गया पूरी फसल खा डाली है, ये एफिड्स हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। और वही मॉस्किटो मच्छर, अगर ये बढ़ गए तो हमें निपटा डालेंगे। बोलो, तो इनको मारने के लिए हमने बढ़िया क्या किया है? लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड इसको पेलेगी, ड्रैगन फ्लाई इसको पेलेगी। तो लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाइज, ये हमने माइक्रोब्स क्या किया, इनको छोड़ दिया लाके अपने एनवायरनमेंट में। तो लेडी बर्ड जहां जहां एफिड्स को देखेगी खा लेगी, जहां जहां ड्रैगन फ्लाइज होंगी मॉस्किटो खा लेंगी। तो आपको मोर्टीन नहीं यूज करना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं मच्छर को मारने के लिए, डेली मशीनें तो आ रही हैं, धुआं छोड़ रही हैं गली गली में, वो सब चीजें पॉल्यूशन कर रही हैं, तो वो सब चीजें क्या होंगी? कम होंगी। ना जाने कितनी आपने करोड़ों रुपए की ऑल आउट जला डाली पूरे शहर ने, करोड़ों रुपए की ऑल आउट जल गई पूरे शहर में। सोचो कितना पॉल्यूशन होता है। ना जाने कितनी मोर्टीन जल गई, ना जाने कितना धुआं गाड़ी वाले लेके घूमते हैं ना, नगर पालिका वाले धुआं छोड़ते हुए इंसेक्ट को मारने के लिए, कितना पॉल्यूशन हो गया। सोचो तुम, हर घर में मोर्टीन लगी हुई है, ऑल आउट लगी हुई है कि नहीं? जिससे क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। बोलो, और कितना लार्ज स्केल में हो रहा है, सोचो आप। एक दिन मैंने देखा है पूरा ट्रक है, उस ट्रक से पूरी ऑल आउट उतर रही है, एक ट्रक आया माल, उससे ऑल आउट ही ऑल आउट उतर रही है। अरे दिमाग खराब हो गया, इतना सारा शहर में जल रहा है, समझ रहे हो? इसलिए लोग मर रहे हैं। तो अब तुम सोचो ये क्या कर रही हैं? इनको हमने छोड़ दिया, इनका खाना है ये इन्हीं को खा रही हैं, हमारा काम फ्री में हो रहा है ना? और इनको छोड़ने पैसा लग नहीं रहा, एक बार छोड़ना है, ये अपने रिपोर्टेशन करती रहेंगी। मस्त रिपोर्टेशन एक ऐसी चीज फ्री में हो रहा है, समझ रहे हो ना? बोलो बोलो भाई, आई बात समझ में? अगला बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। क्या है? बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, इसको बोलते हैं बीटी। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर बीटी जीन है। क्या है? बीटी जीन है, जो कि किसी भी इंसेक्ट के अंदर जाएगा, बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस का केमिकल, तो वो उस इंसेक्ट को मार देगा। पढ़ाऊंगा तुमको किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत डिटेल में। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब चीजें हैं। जिसको जैसे कॉटन है, तो कॉटन को कीड़ा खा रहा है, हमने बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल बीएमओज, बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सॉरी, बायोलॉजिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बीएमओज, जिससे हम प्लांट को भी मॉडिफाई कर देंगे। उसको कोई खाएगा कीड़ा, कीड़ा खुद मर जाएगा। क्या गजब का कहानी है, बताएंगे। बीटी कॉटन बनाया था, ठीक है ना? तो जो हमारा ये बैक्टीरियल, जो मेरा हमारा बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बीटी, कौन सा बैक्टीरिया है? बीटी की बिट्टी, बिट्टी। ये जो बिट्टी है कंट्रोल करता है किसको? बटरफ्लाईज, कैटरपिलर। बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर होते हैं, ये पूरी फसल खाने में एकदम एक नंबर है, खा डालते हैं, खोखला कर डालते हैं। तो हमने कहा छोड़ दिया, बीटी, बीटी निपटा रहा सबको, बैक्टीरिया। अगला ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा याद आ रहा किसी को? हाँ, कहाँ था ये? है ह्यूमन डिजीज में, ह्यूमन डिजीज में था। बहुत मारूंगा। अभी किसमें था ये ट्राइकोडर्मा? पोलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, अभी बताया थे मैंने। अभी बायो कंट्रोल एजेंट, तुम लोग जो है सब भूल गए हो। देखो अभी लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, पूरे लेक्चर क्यों नहीं देखते हो? 10 बार समझा चुके हैं ना, पूरा देखा करो। आओ तुम्हें तो बताते हैं कहाँ है, अभी बताते हैं, एक सेकंड। साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा, फंगस है, याद आया? तुम लोग यार इसी चैप्टर को भूल गए, तो पुराने चैप्टर के क्या आलम होंगे तुम लोगों के, हैं? तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, मेरे साथ बोलो, स्पीसीज ऑफ फ्री लिविंग फंजाई। क्या है ये? फंगस है ना? याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट, फंगस है। जहां जहां गोला मारो सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर नीट सिर्फ नीट पढ़ रहे हो तो यही सब लिखना, फालतू हो, ठीक है ना? फंजाई वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। कहां रहता है? प्लांट के रूट इकोसिस्टम, रूट पे रहता है। और जो फंगस मैंने बताया था, फंगस क्या करता है? प्लांट से क्या कहता है? मैं तुम्हें मिनरल दूंगा, तुम मुझे खाना दो, साथ साथ रहेंगे, माइकोराइजा, है ना?
तो ऐसे प्लांट इकोसिस्टम में रहता है और ये बायो कंट्रोल एजेंट है। क्यों? क्योंकि जो पैथोजन होते हैं प्लांट के उनको मार देता है, किल, निपटा देता है। क्या कर देता है? और माइकोराइजा बताया था ना, ऐसा रिश्ता याद आया कुछ? प्लांट का एसोसिएशन फंगस के साथ। अगला एक है बैक्यूलो वायरस, ये बिलोंग करता है एक जीनस से जिसका नाम है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस। याद रखना, एक वायरस है, क्या नाम उसका? बैक्यूलो वायरस। वायरस का नाम क्या है? बैक्यूलो वायरस। इसका जो जीनस है उसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो किस जीनस से बिलोंग करता है ये? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस। न्यूक्लियो पॉली, ये भी यूज होता है बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में। ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। स्पीसीज स्पेसिफिक यानी जिस तरह के डिजीज कॉजिंग एजेंट को मारेगा उन्हीं को मारेगा, दूसरों को नहीं मार पाएगा। इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन होती है इसके पास। नैरो स्पेक्ट्रम यानी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट को मारेगा। जैसे एंटीबायोटिक होती है ना, तो एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक जो हम पेशेंट को देंगे उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम, उसी बीमारी में ही दी जाएगी। आई बात समझ में? बोलो। तो ये सब चीजें पहले सिलेबस में हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा माइक्रोब्स और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं फिर आऊंगा अगले चैप्टर में, पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।